नमस्कार। और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सिविक्स कक्षा 8 के चैप्टर 7 को, जिसका नाम है हाशियाकरण की समझ। और इस चैप्टर पे आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो शब्द है आपके लिए नया हो सकता है, अनजाना नहीं। तो हाशियाकरण का मतलब क्या होता है, तो आप अपने बोलचाल के भाषा में समझ सकते हैं। मतलब किसी को किनारे कर देना, उसे महत्व ना देना, इसे ही हाशियाकरण आप समझ सकते हैं। अब चलिए हम शब्दों में और किताबी भाषा में इसके अर्थ को ज़्यादा व्यापक रूप से समझते हैं। तो हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक कॉपी के माध्यम से समझाया जा रहा है कि आप कॉपी के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर हम खाली छोड़ते हैं, है ना, सही बात है। तो जहाँ आमतौर पर लिखा नहीं जाता है तो उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। जहाँ पर लिखा जाता है वो तो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके कुछ भाग को, बाएं तरफ का जो हिस्सा होता है, हम वहाँ पर नहीं लिखते हैं, उसे हम छोड़ देते हैं। तो इसे ही हाशिया कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशिया का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस आपने किया होगा। अगर हम अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं है, अगर संगीत या फिल्म में उनकी रुचि नहीं है, और या फिर उनकी जो रुचि है वो अलग तरह की है, और अगर आपका बोलने का जो ढंग है वो औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह ज़्यादा बात नहीं करते हैं, गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते हैं, अगर आप वह खेल नहीं खेलते हैं जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा जो है वो बाकी सब से अलग है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाती है कि आपके जो संगी है, साथी है, जो दोस्त है, आपको अपने बीच का की नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग है। गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका जो व्यवहार है वो सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। तो देखिए, कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या कह सकते हैं समुदाय हो सकते हैं। अभी हमने कक्षा के माध्यम से बताया, बच्चों के माध्यम से समझाया कि किस तरह से आपको अलग कर दिया जाता है। समाज में क्या होता है, तो समाज में भी यही कह सकते हैं चलन होता है। जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है, उनके हास्यकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हो, अलग रीति रिवाज अपनाते हो, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म को मानते हो। वे अपनी गरीबी के कारण, सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का ये जो एहसास है, समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। तो फलस्वरूप क्या होता है कि हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर, वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले जो शक्तिहीनता, पराजय का एहसास रहता है, उनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर है। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए, इसका आप कह सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे जो है वो समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। तो इस अध्याय में आप दो समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। अब चलिए हम यहाँ पर
कहानी के माध्यम से समझ ले, जैसे कि हम अपने हर चैप्टर में समझते हैं। आदिवासी और हाशियाकरण। तो देखिए यहाँ पर बच्चे टीवी देख रहे हैं और उनके दादाजी हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार, तो जो परिवार है वो दिल्ली में रहता है। तो सीमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही है। अरे देखो, आदिवासियों की नाव। दादू, आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? तो दादू कहते हैं, सही कहा तुमने। आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादा लोगों को इस बात की कुछ पता ही नहीं है। हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते? बच्चे का सवाल है। तो जब मैं तुम्हारी उम्र का था, दादू कहते हैं, उड़ीसा में हमारा गांव जो था वो बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कद्र करते थे। तभी अचानक हमें यह बताया गया कि ये जो जंगल है वो हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते हैं तो वे हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ ना तो हमें वकील मिलता था और ना ही हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? बच्चों ने पूछा। तो फिर अफसर आए। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार है और वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें तो हमें नौकरी और पैसा देंगे। कुछ गांव वाले जो थे वो तो बहुत खुश हुए। कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठी के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठी का जो निशान है उसे लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची। तो हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार को छोड़ना पड़ा। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते हैं, हम उन्हें करने लगे। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे और आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। तो ये जो कहानी है दादू ने अपने बच्चों को सुनाया। ओ दादू, और हमारी ज़मीन उसका? तो 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। शहर में वे पैसे जो थे वो मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। कुछ साल के बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। अब देखिए बच्चे क्या कहते हैं कि मुझे स्कूल जाने से नफ़रत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं और मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपने गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। एक दिन मैं अपने यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फ़िल्म बनाऊंगी। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो। इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए अभी हमने जो पढ़ा किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। ये जो समुदाय है इस समुदाय के हाशियाकरण के बारे में हम इस अध्याय में और भी ज़्यादा जानकारी से पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आदिवासी कौन लोग हैं, और इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहें आपका यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।